एक्सीडेंटल का मतलब है संयोगवश, किस्मत से। एक छोटे से एक्सीडेंट ने 2004 में सरदार मनमोहन सिंह को सत्ता के सिंहासन पे बिठा दिया। एक झटके में वो पूरे देश के सरदार बन गए। हमारे शेयर बाजार में भी कई असरदार शेयर हैं जिनमें निवेशकों की लक बाय चांस किस्मत खुल गई। इन्होंने अपनी चाल से अच्छों को चौंका दिया। मौन रहकर कम वक्त में इन्होंने जो कमाल किया उससे ये बाजार के सरदार बन गए। जिसमें भी इसमें लगाया खूब कमाया। लेकिन क्या बाजार के ये एक्सीडेंटल शेयर्स आगे भी ऐसे ही अपने काम से निवेशकों को चौंकाते रहेंगे और सरदार का रुतबा बरकरार रखेंगे? अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से। तो आज की एक खास पेशकश द एक्सीडेंटल स्टॉक्स। और वो मूवी की बात से ये क्यों निकला है तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे। और आई एम श्योर हम सब मतलब आज सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम है, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सीडेंटल स्टॉक्स हम लोग हाईलाइट करेंगे। एक्सीडेंटल मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसी शेयर बाजार में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो अनएक्सपेक्टेडली पिछले साल, पिछले महीने, पिछले कुछ समय में तगड़ा उछाल दिखा चुके हैं। उन स्टॉक्स को हाईलाइट करेंगे हम लोग और इन पे बातचीत करेंगे, आउटलुक लेंगे, कॉल लेंगे ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब से। तो आप सबका स्वागत है और आई एम श्योर आप सब कीनली वेट कर रहे होंगे एक्सीडेंटल पीएम। तैयारी हो गई क्या मूवी देखने की? मेरी तो बुकिंग हो चुकी 10 बजे की। 10 बजे की रात की बुकिंग कर रखी है? इतना मत पूछे, कैंसिल हो जाएगी वो। सुबह भी पूछ रहे थे मॉर्निंग कॉल में, फिर पूछ रहे हैं। मेरी तो बुकिंग है, मैं तो देख रहा हूँ। मैं वीकेंड पे देखूंगा। देखने को बनती है। और खास तौर पे वो अक्षय खन्ना साहब और अनुपम खेर साहब, एक्सपेक्टेड है कि बड़े गजब का परफॉर्मेंस होगा। और इशू ये है कि सरदार मनमोहन सिंह को हम सब ने बहुत कीनली देखा हुआ है, सबके जहन में है और किसी को उनको एमुलेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ग्लिम्स में तो अच्छे लग रहा है, देखते हैं पूरी मूवी कैसी डिलीवर होती है। उम्मीद है बढ़िया होगी क्योंकि तो माहौल इस समय पॉलिटिकल है और बहुत सारे उतार चढ़ाव इस 2018 के पिछले 6 महीनों में हुए। तो उस वजह से भी फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी कि आप ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है, 10 साल पुरानी, 10-12 साल, तो आपको मज़ा आएगा उसमें देखने में क्योंकि वो इवेंट्स आपको याद हैं। उस हिस्ट्री में ज़्यादा मज़ा आता है जो इवेंट्स आपको याद होते हैं। और कंट्रोवर्सी होती है तो और मज़ा आता है। और ज़्यादा नीरज जी के पास कितनी कलेक्शन है मूवीज का? मेरे पास एक 2 टीवी की मेरे पास हार्ड डिस्क है। 2 टीवी की, आप समझ रहे हैं? सब मूवी भरी हुई है। 300 तो कम से कम हॉलीवुड की मूवीज होंगी। ये देख लीजिए और हिंदुस्तान की पिछले 10 साल में शायद ही कोई मूवी हो जो मैंने ना देखी हो। चर्चा नहीं करता क्योंकि बहुत घटिया मूवी भी होती है हिंदुस्तान में, बट रियली नहीं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो हर तरीके की मूवी देखते हैं। अगर नीरज जिसमें उतना कैलिबर है कि पेशेंटली जाके किसी भी तरह की मूवी देख लें। नहीं, असल में क्या होता है, टैलेंट, नो, ये इट्स अ टैलेंट। खबरों का इंतजार करते हैं 2020 टीम बनाने के लिए। जब तक खबरें नहीं आ रही थी तब तक ये अपना मूवी देखते रहते। सही कहा आपने, ऐसे ही होगा। इंटरेस्टिंगली स्टार गोल्ड सेलेक्ट चैनल पे कल एक मूवी आ रही थी परसों, मकबूल, जो मैं कम से कम 5 बार देख चुका हूँ, लेकिन वो आ रही थी इतनी अच्छी मूवी थी, एक बार और देख ली। झूठ बोल रहे हैं, सूर्यवंशम 15 बार देखी कि नहीं देखी आपने? अगर मैं 40 बार भी कहूँगा तो स्टोरी नहीं बदलेगी। लेकिन चलिए, ये तो द एक्सीडेंटल स्टॉक्स की आज फोकस करना है, उस पर बातचीत करनी है। तो ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने सरप्राइज करा, कौन शुरुआत कर रहा है? नीरज जी से करिए मूवी। बिल्कुल, मैं उसी से शुरुआत करूंगा। वेटरन है मूवी इंडस्ट्री और के। इनका जिसके दम पे ये सब फिल्में हो रही हैं और जो दिखाते हैं इस फिल्म को। नाम समझ गए होंगे आप? पीवीआर, प्रिया विलेज रोड शो, इस कंपनी का ओरिजिनल नाम, जिसको छोटा करके पीवीआर बनाया गया। पीवीआर इसलिए एक्सीडेंटल है कि 2018 में आपको याद होगा जब पूरे बाजार में बहुत परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी और ये बात निकल के आई कि मल्टीप्लेक्स में खाना वाना भी आप ले जा सकते हैं, तो सब स्टॉक्स की पिटाई हुई और अंडर परफॉर्म करने लगा पूरा सेक्टर। लेकिन इस स्टॉक ने आपकी उम्मीद से बियॉन्ड जा करके आउट परफॉर्म किया है। 50% का रिटर्न इस साल। तो ये कमाल का रिटर्न इसलिए दे पाई है क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इनके पास 750 से ज़्यादा स्क्रीन है पूरे देश में। पूरे देश में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 161 तो इनके अपने मल्टीप्लेक्सेस हैं, उसके बाद 21 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में काम होता है। तो पैन इंडिया उन्होंने जो 2 एक्विजिशन किए, डीटी और सिनेमैक्स का, उसके बाद प्रेजेंस बढ़ी। और इन्होंने फिल्में दिखाई। और पिछले साल आपने भी देखी होगी ना, बधाई हो, अंधाधुंध, ये सब फिल्में सब देखी, ये सब 100 करोड़ क्लब की फिल्में। तो आयुष्मान खुराना की आया तो देखा ही ना, तो हो ही नहीं सकता। बधाई हो। तो उससे क्या हुआ कि फायदा इनको इसलिए होता क्योंकि ये डोमिनेंस है, इनका मोनोपोली है
पूरे भारत में इनकी। तो अगर आप फिल्म में देखने जा रहे हैं, 10 में से 6 लोग इनके सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं मल्टीप्लेक्स में, तो उसका सीधे सीधे ट्रांसलेट हो गया। तो इसलिए इस स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और ये वाकई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के कंसर्न्स बीच में इतने थे, concerns थे, stock गिरा। वैल्यूएशन के कंसर्न्स उठाने लगे थे बाद में सब। और आप देखिए, आप अभी भी हाइज में चल रहा है, और अनुमान के आधार पे इस साल 63%, इस साल नहीं सॉरी Q3 के रिजल्ट में 63% मुनाफा बढ़ेगा, 48 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आने की उम्मीद है। तो इतनी जबरदस्त कंपनी ने अनएक्सपेक्टेडली दिया, तो जिसने रिस्क लिया उसके पैसे बने। बिल्कुल 6 महीने में पीवीआर कमाल की कंपनी है। और आगे का आउटलुक भी बता दूं आपको, अगले 3 महीने में ठाकरे, मणिकर्णिका, उड़ी, सुपर 30, चीट इंडिया, गली बॉय, कैप्टन मार्वल, ये फिल्म स्लेट बता रहे हैं ये सब आपको 150 क्लब वाली फिल्में बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम 150 करोड़ बिजनेस हर फिल्म करेगी। तो अब उसका फायदा पीवीआर को मिला। और पीवीआर ने अपने मल्टीप्लेक्सेस पुराने भी थे, उनको क्या स्मार्टली रिवैम्प करा है, जाने लायक अब मल्टीप्लेक्सेस हैं, ब्यूटीफुल। और मल्टीप्लेक्सेस में जाओ तो फिर देखिए आप जो फुटेज दिखा रहे हैं, ये खर्चा जो इस पे होता है ना, पॉपकॉर्न पे, कोल्ड ड्रिंक पे, पर मजा तो है उस पॉपकॉर्न खाने का, मजा कहीं और खा लीजिए, पीवीआर में खा लीजिए। आप सही कह रहे हैं। तो ये वो वाला भी अब फायदा तो हो जाता है। गौरमेंट पॉपकॉर्न में लगे, खैर हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लेकिन हाँ, पीवीआर एक्सीडेंटल स्टॉक, जिस तरह के 6 महीने में 50% के रिटर्न ये किसी ने सोचा नहीं था। ऐसे में संदीप जैन साहब, पीवीआर पे कॉल क्या होगा इस तेजी के बाद? और मैं कॉल जब मांग रहा हूं तो हम थोड़ा लंबी अवधि के कॉल मांग रहे हैं, 1 साल से 3 साल का टाइम होराइजन में रखने को तैयार हूं, रखूं क्या पोर्टफोलियो में सर? नहीं, रखना चाहिए। देखिए आशीष जी, काफी चल चुका है, तो जनरली क्या होता है कि फ्रेश बाइंग की राय देने में थोड़ा डर लगता है, बट जिस तरीके के एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के, वो बेहतरीन है। देखिए ये 200 सिटीज पे पहुंचना चाहती है, और एक खास बात ये भी देखिए, दूसरी जो कंपेरेबल पीयर है वो है आपके आइनॉक्स, और वो एक चलिए बिजनेस ग्रुप है, दूसरे बिजनेसेस में हम अगर पीवीआर एक स्टैंड अलोन अगर ये ग्रुप की बात करें तो इसी पूरे धंधे में है, और बहुत जबरदस्त फर्स्ट मूवर एडवांटेज इस कंपनी को मिला हुआ है। और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट का कैगर देखें तो 100% की कैगर से ग्रो कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो नीरज जी ने कही कि इतने सारे 150 करोड़ वाले कैंडिडेट्स आने वाले हैं, तो सर्टेनली बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होएगा ही। और जो खाने को लेकर एक जो प्रॉब्लम चली थी, तो उस टाइम पे भी देखिए इनके पास दूसरे तरीके बहुत सारे हैं। फिर बेवरेजेस का जो रेवेन्यू वो बढ़ते ही जा रहा है, अभी भी 28% है। देखिए मूवी के अलावा बेवरेजेस बहुत बड़ा है, इनफैक्ट फूड एंड बेवरेजेस और पॉपकॉर्न का जो फुटेज था वो मेरा तो फेवरेट है। मैं तो मूवी जाता हूँ, मूवी खराब हो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉपकॉर्न जरूर खाना, वहाँ का माहौल। और फ्लेवर भी पता कर लेते हैं। चीज अच्छा, हर्षदा का चीज मिक्स्ड एक्चुअली, कैरामल के साथ चीज मिक्स मेरा कैरामल और सॉल्ट, कैरामल एंड सॉल्ट। और बॉम्बे में जो आ गए हैं उसमें पॉपकॉर्न के वे बियॉन्ड वो फाइन डाइनिंग जैसे रेस्टोरेंट्स खड़े कर दिए, इतना अच्छा खाना, मजा आता है। खैर ठीक है, पीवीआर अभी भी अट्रैक्टिव लंबी अवधि के लिहाज से उछाल आया, उसके बावजूद ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक है। किसी भी गिरावट में भी खरीदारी करने के ही आपको मौके ढूंढने हैं। एक कंजम्पशन स्टॉक के साथ हमने शुरुआत करी एक्सीडेंटल स्टॉक्स की, और ऐसी एक कंजम्पशन वाली थीम वाला स्टॉक हर्षदा के पास सबसे बेहतरीन कंजम्पशन थीम है। आप बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों की बात करें, सब इसके बड़े बड़े ग्राहक हैं। बात है बाटा की, और स्टॉक चलता नहीं भागता है। और जिस तरह की कंपनी ने अच्छी खासी रिटर्न दिखाई है, इनफैक्ट हम पिछले कुछ हफ्ते भी बात कर रहे थे, बाटा एक्चुअली सब दर्शकों में बता दूं भारतीय कंपनी नहीं है, एक एमएनसी है, चेक रिपब्लिक की एक कंपनी है, और वहां पर तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यहाँ पर हमने देखा है रिटेल स्पेस की ऑफ कोर्स ये सबसे पुरानी कंपनी, लेकिन अगर इसकी आप चाल देखें, जिस रफ्तार की मैं बात करूं, जिस तेजी से भागा है, वो आपको मैं फैक्टर बता दूं, पिछले 1 साल में बहुत शानदार रिटर्न्स इसने कमा कर दिए। स्टॉक 750 से चलकर 1150 के लेवल्स पर आ गया। और अगर इसका आप पेयर कंपैरिजन करें, खादिम जो रिसेंट लिस्टेड है या फिर लिबर्टी, रिलैक्सो, उन कंपनियों ने ज्यादा कुछ रिटर्न्स कमा कर नहीं दिए। इनफैक्ट खादिम ने अंडर परफॉर्म किया, ये स्टॉक टूटा, लिबर्टी का स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया, रिलैक्सो ने बहुत मामूली रिटर्न्स दिखाए, लेकिन 50% से ज्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक ने दिखाए हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर और भी बड़ी क्षमता है, क्योंकि कंपनी ने प्लान कर लिया है, न्यू जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पूरी तरह से अपने मॉडल को रिवैम्प कर दिया है, नए नए आउटलेट्स, अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी लेकर आ रही है, और प्रीमियमाइजेशन यानी कि प्रीमियम ब्रांड्स पर फोकस है। आप लोग आजकल ज़ारा, मार्क्स एंड स्पेंसर, ऑल्डो, ये सब जूते सब बच्चे पहनना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग भी। बाटा कह रहा है कि हमारे पास भी उसी तरह का एक प्रीमियम रेंज होगा। हश पपीज एक बहुत प्रोमिनेंट ओल्ड ब्रांड है इनका, और वहां से एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये जो यूथ पर बेट करने वाले हैं, उससे पूरा फायदा कंपनी के हाथ लगेगा। और मैं नोटिस कर रही थी, जब जीएसटी के रेट घटे थे, अगस्त में अनाउंसमेंट आया था,
वहां से लेकर अब तक स्टॉक ने तकरीबन 24% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, एंड दैट्स जस्ट अ लिटिल स्लाइस ऑफ दैट स्टोरी। यहाँ से तो भागेगा स्टॉक, स्प्रिंटर है। तो प्रीमियमाइजेशन का, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट, सब चीजों का फायदा बाटा को। और ये वो स्टॉक था जो 500 से 700 की रेंज में लंबे अरसे तक सबको परेशान करा हुआ था, मूव नहीं करा था, और अब देखिए क्या ट्रेजेक्टरी 1100 के ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ सरप्राइज करा। तो ये अगला एक्सीडेंटल स्टॉक। संदीप जैन साहब, बाटा पे कॉल? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। बेहतरीन ब्रांड है और एक हाउसहोल्ड नेम है। इनफैक्ट किसी को भी अगर चप्पल पहननी और प्राइस की अगर बात करें तो 399 रुपए 95 पैसे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं का ही निकाला हुआ है। और मैं तो एक छोटे टाउन से, वहां पे एक बाटा चौक हुआ करता था और ऐसे कई शहरों में बाटा के नाम से बाटा चौक होते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आगे भी आने वाले दिनों में ग्रोथ दिखेगी। हालांकि पिछले अगर 5-7 साल की ग्रोथ देखे तो ये 4% 5% के कैगर से ग्रो किया है, बट आने वाले दिनों में जो कंज्यूमरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है, जो रूरल कंजम्पशन का थीम है, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी होगा। और जो हर्षिता जी ने कहा कि हर्ष पपीज और ये हर तरीके के कैटेगरीज को, हर तरीके के सेगमेंट्स को कैटर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, तो मेरे हिसाब से तो 1350-1400 के टारगेट के लिए सर्टेनली इसको होल्ड भी करना चाहिए, और नीचे आए तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति। और आशीष, एक और चीज है इसमें, जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है, नॉर्मली आप क्या कहते हैं, बाटा की चप्पल, बाटा के स्कूल के जूते, लेकिन अब नॉटी बॉय शूज जो हम सब ने पहने हैं, दोस वाइट कैनवस शूज दैट वी ऑल यूज्ड टू हेट क्लीनिंग, बट वो सब पहने हैं। अब कंपनी का फोकस उन पर है, वो उनका कोर ऑडियंस है, लेकिन प्रीमियमाइजेशन जो मैं बोल रही हूँ, जो महंगे जूते लेकर आएंगे और वो सब ऑफर करेंगे। तो अगर आप एक कंपनी के मालिक को देखेंगे, वो बाटा के जूते पहनेगा, और उस कंपनी का प्यून और उस मालिक के गाड़ी का ड्राइवर भी बाटा के जूते या चप्पल पहनते हुए दिखाई देगा। तो दैट्स द काइंड ऑफ रेंज वो एड्रेस कर रहे हैं। सिंगापुर में मैं देख रहा था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जो बड़े बड़े मॉल्स थे, उसमें जूते से वो आगे बढ़ चुके हैं, जैकेट्स, गारमेंट्स और क्या एक्सेसरीज बेचने उन्होंने शुरू कर दी। बाटा तो तगड़ी ग्लोबल कंपनी है। अच्छा, ये जो बाटा चौक की बात करें ना, छोटे शहरों में ना, मार्केट में चौक पे आम तौर पे बाटा का बड़ा सा शोरूम 2 माले का आपको नजर आएगा, तो बात सही है। अच्छा, हम कंजम्पशन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, पर कंजम्पशन के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा तो आप खाता खुलवा लीजिए ICICI बैंक में और शेयर खरीद लीजिए। और ये बात हम सब लोग जानते हैं, CNBC आवाज़ के दर्शक जानते हैं, 305 पर गला फाड़ फाड़ के हम लोगों ने रोज़ बोला खरीद लीजिए। और देखिए दरअसल क्या ज़बरदस्त रैली इस स्टॉक ने दिखाई है। तो ये भी एक इसी तरह का नाम है जिसने कई साल तक चल के नहीं दिया, और जब चला तो किसी के हाथ नहीं आया, उन्हीं के हाथ आया जो CNBC आवाज़ लगातार बिना रिमोट को छेड़े छाड़े देखते थे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जैसे ही मैनेजमेंट का चेंज हुआ, और हमने कहा कि ये मैनेजमेंट जो चेंज हो रहा है, और ख़ास तौर पर संदीप बख्शी साहब जिस तरह से कमान संभालने का अनाउंसमेंट सामने आया, वहाँ से देखिए इसकी रीरेटिंग शुरू हुई। तो अक्टूबर में ये हुआ था, और उसके बाद मैं देख रहा था कि इस स्टॉक ने रनअवे रैली दिखाई है, 52 वीक्स हाईज लगाए हैं। इस नए साल का सबसे बढ़िया अगर तोहफा लोगों को मिला है तो वो दरअसल ICICI बैंक की तेजी करके मिला है। नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, तो ये जो तोहफा है ये जारी रहने वाला है। और देखिए, ऐसा तब होता है, जैसा आपने इस शो का कंसेप्ट बनाया आशीष, की कई साल तक नहीं चला, लोग थक गए, छोड़ देते हैं शेयर। मैं देख रहा था फॉरेन ओनरशिप इस स्टॉक में 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। अंडर ओन्ड, बिल्कुल। तो अंडर ओन्ड स्टॉक्स में और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में अगर आप सही समय पर निवेश करेंगे तो आपका फायदा होगा। इसका भी एक ये सटीक उदाहरण है। और अब ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले, गेस व्हाट, क्या कह रहा है, 510 के टारगेट से उनके। ब्रोकर हाउस का आप किसी भी एक्सपर्ट से चैनल पे बात करें, सबकी 2019 की है, ICICI बैंक की बात करते हैं, तो कई सालों बाद अब फाइनली चलना शुरू हुआ है। संदीप जैन साहब, ये कॉर्पोरेट फेसिंग लेंडर्स की हम लोग बात कर रहे थे, 2019 में इनको असली फायदा होगा, ICICI बैंक खरीद लूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष जी, बहुत चल चुका है, बट फिर भी अभी भी बहुत रूम बाकी है अप्रिसिएशन का। और मुझे ऐसा लगता है 450 तो बहुत आराम से मैंने जो टारगेट दिया है ये अचीव करेगा। और ये साल देखिएगा कॉर्पोरेट लेंडर्स का होगा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इवन SBI और BOB, ये भी अच्छे लगते हैं। बट सर्टेनली ICICI बैंक, मुझे याद है जब चंदा कोचर जी की न्यूज आती थी तो मैं आपके चैनल में प्रदीप जी के साथ 2-3 बार, जब भी ये दोपहर वाले शो करता था, तो 230 की भी पुट बिकवाई हुई है, 260 की भी बिकवाई हुई है कि एंट्री लेने का बेस्ट तरीका है। और फिर जैसे ही नया नाम आया तो देखिए किस तरीके से चला है। तो इनफैक्ट आपके चैनल ने बहुत बड़ा इनफैक्ट ये रोल प्ले किया है और बहुत बड़ा रिटर्न जिन्होंने भी देखा होगा सर्टेनली बनाया होगा। और मेरे हिसाब से
अभी भी बहुत रूम बाकी है। जिस तरीके से केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं, बुक्स क्लीन हो रही है, और यहाँ से 450 या 500 तक के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसको लें, और डिक्लाइंस आए तो घबराएं नहीं, बिल्कुल लेने की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक किसी भी डिक्लाइन में खरीदे, और वैसे रीसेंट लेवल्स पे जहां खड़ा है यहां से भी 20% का अपसाइड नजर आता है। तो आईसीआईसीआई बैंक को रडार पे रखें। अगला एक्सीडेंटल स्टॉक कौन दे रहा है? कोलगेट। हाँ, जी देखिए कोलगेट कंजम्पशन स्टोरी होगी। हाँ, तो स्टोरी होगी। देखिए कोलगेट के साथ बड़ी अच्छी चीजें हुई। एक बार प्राइस एक्शन देखिए इसका। 2009 में इसका भाव था 177 रुपए, 2015 में 1081, लेकिन 2015 में उसके बाद इनके आगे आके एक चीज खड़ी हो गई, उसका नाम थे बाबा रामदेव, और उनका पेस्ट का नाम था दंत कांति। दंत कांति में मुलेठी, नीम, बबूल, लौंग, पीपली, इलायची, यानी हवन सामग्री में जितनी चीजें होती है ना वो सारी टेस्ट थी। में आ गई। और लोग कंफ्यूज हो गए उससे कि यार वाकई ये कुछ है। और उसके बाद 15, 16, 17, 18 कोलगेट के लिए कंसोलिडेशन। आप मानिए या ना मानिए, बाबा रामदेव की जो मार्केटिंग टेक्टिक्स है उसको आप गजब है। गजब। कांट भी मतलब आप इस देश में 50 सब रुपए बात करने लगे थे। 50 रुपए लीटर बच्चे दूध बूढ़े बेचते सब, हैं। हाँ। 50 रुपए लीटर पूरी दुनिया दूध बेचती है, बाबा गौमूत्र 80 रुपए लीटर बेच देते हैं। आप यकीन मानिए, ये झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चे। तो उसके आगे कोलगेट को कुछ करके दिखाना था। और आप देखिए कि पूरा 15, 16, 17 कंसोलिडेशन गौमूत्र के आगे कहाँ गए ये लोग? नहीं, मैं बताता रहा हूँ। मैं कहीं बगल जा रहा था। अच्छा, ठीक है। गोबर भी चाहिए क्या? देखिए ना, और उसके बाद अब जाके जब 15, 16, 17, 18 में जाके सेकंड हाफ में हाउसेस ने बात करनी शुरू की, नहीं कि अब वाकई कोलगेट दोबारा कैपिटलाइज कर रहा है, अपना मार्केट शेयर जो लूज कर रहा था उसको रीगेन कर रहा है। और इन्होंने दंत कांति का एक निचोड़ निकाला, वो था वेद शक्ति। इन्होंने भी जितनी की चीजें होती है ना हवन सामग्री में डाल दी, सब डाल दी। और आप देखिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आते आते 1030 का भाव एक बार फिर से 1350। यानी जो बाबा जी की बूटी थी उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम यहाँ पर हुआ है जाकर। नहीं, बाबा जी से इंस्पायर होके इन्होंने हाँ, सोचा तो कि अब हम भी वेद शक्ति ले आते हैं। वेद शक्ति लाते हैं, तो उसने एग्जैक्टली अपना काम कर दिया। चारकोल, नमक, ये सब भी तो है इनके पास। अच्छा बाबा, अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाबा जी का इम्पैक्ट वो जो था ना, डर, वो डर की जगह वो एक्चुअली कैटेगरी एक्सपैंड हो गई, सबको फायदा मिल रहा है, वो फायदा। अच्छा क्विकली संदीप सर, ये कोलगेट कॉल क्या होगा? कॉल बाय ऑन डिक्लाइंस है सर्टेनली। देखिए बहुत जबरदस्त एनालिसिस दी, और बाबा जी की वजह से मुझे लगता है कि इनको तो फायदा ही हुआ है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा जो रूरल कंजम्पशन जो है, इनफैक्ट लोगों को टूथपेस्ट तक लाए, पाउडर तक लाए। पहले दातून ही शायद यूज करते होंगे गांव में, तो अब कोलगेट को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और इन कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेंथ और जो स्ट्रेटजीज है जबरदस्त है। इनफैक्ट इनको आता है किस तरीके से एनकैश करना। और देखिए अब हर्बल इन्होंने भी एलिमेंट डाल दिया अपने सब में, तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी लेना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। 1450 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में तो आराम से अचीव करेगा, और बल्कि जो डबल डिजिट ग्रोथ भी अब आने वाले क्वार्टर्स में दिखाएगा, ये 7-8% की ग्रोथ तो आ ही रही है। तो एफएमसीजी प्ले वैसे भी इस साल का अच्छा थीम बन सकता है। ठीक बात। तो ये तमाम जो असरदार शेयर, एक्सीडेंटल स्टॉक्स की हम बात करें, सब पसंद आते हैं। अभी भी सब में दमखम है, यानी कि वो स्टॉक्स जो अनएक्सपेक्टेडली पिछले कुछ समय में तगड़ा उछाल दिखा रहे हैं, बाजार ने एंटिसिपेट नहीं करा था। कई सारे स्टॉक्स पे बातचीत हो चुकी है, कुछ स्टॉक्स अभी भी बचे हुए हैं। वरुण बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा सा अपसेट से साउंड कर रहे थे, दिख रहे थे, ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को सुन रहा था और खासकर वीरेंद्र का एनालिसिस सुन रहा था, क्योंकि जो मेरा स्टॉक है वो भी बाबा रामदेव के इम्पैक्ट से इम्पैक्ट हुआ है। उन्हीं का असर इस स्टॉक पे भी देखने मिला है, वो है HUL। क्योंकि जब पतंजलि आया था तो देश में एक नई FMCG कंपनी आ गई थी, और माना जा रहा था कि जितने MNCs है, खासकर HUL जैसी कंपनी, अब ये तो गई, अब इनके प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, लोग सिर्फ पतंजलि लग तो रहा था जब वो था घी, तेल, जहां जाए सब बाबा रामदेव, साबुन, टूथपेस्ट सब बेचना शुरू कर दिया था उनने। और इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के नंबर्स में भी देखने मिला था। जब सेकंड क्वार्टर FY17 और थर्ड क्वार्टर FY17 में कंपनी के वॉल्यूम्स में डी ग्रोथ देखने मिला था। और उसके बाद इनफैक्ट जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने भी इस कंपनी को राइट ऑफ कर दिया था पूरी तरह से। मुझे तो याद है गोल्डमैन सैक्स का जब टारगेट था 650 का टारगेट था, तब ये स्टॉक 850, 830 के आसपास ट्रेड करता था। और वो आखिरी समय था जब इस स्टॉक की इतनी बुरी हालत आपने देखी है। उसके बाद से इनफैक्ट इस स्टॉक की एक तरह से री रेटिंग हो गई है, और 2 साल में ये स्टॉक दुगने से ज़्यादा हो गया है। एक समय पे लोगों को 35-36 के पी पे स्टॉक महंगा लगता था, आज ये FY 2020 के 53 टाइम्स पी पे ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी लोग 2100-2200 रुपए के प्राइस के डिस्काउंट पे दे रहे हैं। इस तरह का जलवा स्टॉक ने दिखाया है। 1000 के लेवल्स पे बहुत महंगा है और आज 1800 पर टिका हुआ है ये, और 2100 के टारगेट्स की बात करी जा रही है। संदीप जैन साहब, क्या करना चाहिए HUL पर?
बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। मतलब मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहा था इस कंपनी का 109%, मतलब ऐसे शायद नंबर्स वाली कोई कंपनी नहीं होगी। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करने वाली कंपनियां हैं, तो जबरदस्त मैनेजमेंट है, ब्रांड तो कुछ बात ही नहीं है। तो ओवरऑल बाय करके चलना चाहिए। 1920 का मैंने टारगेट दिया है और पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो हर साल रिटर्न्स तो बनेंगे ही। सो ओवरऑल इट्स अ गुड बाय। पोर्टफोलियो बेट है, रखें पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए। आज से क्विकली जाते हैं, एक स्टॉक मैं भी लेकर आऊंगा, वो है दिवीज लेबोरेटरीज। अब ये क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में आपने देखा होगा सारी फार्मा कंपनीज के हालात खराब है। सन फार्मा तो 25-30% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। सबसे कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर आएगा। और दिवीज लैब ने इस सब के बीच पिछले एक साल में 40% के रिटर्न्स दिए। 1080 का स्टॉक आज 1500 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। पूरे फार्मा पैक में सबसे सरप्राइज के तौर पे इस तरह की तेजी, इस तरह की रैली स्टॉक में आई है। संदीप सर, ये दिवीज लैब क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसको भी बाय करके चलना चाहिए। और एक कॉन्ट्रारियन सेक्टर था ही फार्मा, और उसमें भी आउट परफॉर्मर था। वर्ल्ड के टॉप 3 एपीआई मैन्युफैक्चरर्स में आता है, एस्टैब्लिश्ड क्राइम्स प्लेयर है, फिर एग्रेसिव कैपेक्स प्लान है इस कंपनी का। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करे और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, और लेना हो तो फ्रेश वे में बाइंग भी कर सकते हैं। 1730 का टारगेट तो मैंने 6 से 9 महीने का दिया है। बाकी आने वाले सालों में भी मुझे लगता है कि ये रिटर्न्स देने में सक्षम रहेगा। ठीक बात। तो चलिए, आज की लिस्ट पूरी। संदीप जी आपका धन्यवाद, और आप सबका इंटरेस्टिंग स्टॉक शेयर करने के लिए। आप सब ये द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख के आइए। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पे ट्वीट करके मैं बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी, ताकि फिर हम लोग भी वीकेंड में, नीरज तो डिसाइड कर चुके हैं, हम लोग फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन इस खास पेशकश में आज के लिए इतना है। ब्रेक के उस पार न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार। Shrey